साथियों, आज हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए जानने और जरूरी हैं क्योंकि अभी हालिया जो घटनाक्रम हो रहा है, जो राजनीतिक परिवर्तन वहां पर लगातार हो रहे हैं, इसके साथ फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं, इसके चलते भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से पेपर 2 में बेहद जरूरी हो जाता है जानना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले चैप्टर में हम कैसे इन्हें अपडेट करेंगे अपने नोट्स के स्तर पर। तो उसके लिए हमें हालिया घटनाक्रम पर भी नजर बनाकर रखनी होगी और बैकग्राउंड यानी कि जो पृष्ठभूमि जो रही है, भारत के बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे सहयोगात्मक रहे हैं और सौहार्दपूर्ण रिश्ते कैसे वैमनस्यता में बदलते चले जा रहे हैं, इनकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे वर्तमान परिदृश्य सभी को पता है कि शेख हसीना की सरकार गिरती है, उसके पश्चात वहां छात्रों का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है, लगातार हत्याएं हो रही हैं जिसमें मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया की हत्या होती है। फिर नेशनल सिटीजन पार्टी, वह भी चर्चा में बहुत ज्यादा है। सारी चीजें यहां जानेंगे, तभी फरवरी में होने वाले चुनाव और उसके पश्चात जो भी परिणाम आते हैं, भारत और उसके बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव, सब इस लेक्चर के माध्यम से एक छोटा सा लेक्चर बना करके पूरी कहानी को समझ लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बैकग्राउंड में हमें पता होना चाहिए, वर्ष 1971, इससे पूर्व यह बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1971 का दौर आता है जब यहां पर पाकिस्तान के द्वारा अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जाता है और बांग्ला संस्कृति को दबाने का प्रयास होता है। उस संदर्भ में यहां आपको पता होना चाहिए कि बांग्ला जो मुक्ति मोर्चा है, इसका सहयोग भारत के द्वारा किया गया और भारत के द्वारा 1971 को ही बांग्लादेश को आजादी दिलाई गई। ठीक है, अब 1971 को आजादी मिल चुकी थी। अब बांग्लादेश की जो मुक्ति मोर्चा है, चूंकि यहां पर सैन्य सहयोग था, इसको समर्थन भारत का प्राप्त था, तो आगे जब चुनाव होते हैं बांग्लादेश में, तो शेख मुजीबुर रहमान की अर्थात जो आवामी लीग हम देख रहे हैं अभी के समय, जो आवामी लीग पार्टी है, ये सत्ता में आती है और शेख मुजीबुर रहमान इस सत्ता के ही अंतर्गत पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ ही वर्षों के बाद इनकी पूरे परिवार के सहित हत्या कर दी जाती है। उस हत्या में बच जाती हैं तो शेख हसीना। कारण था कि यह उस समय लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो उस कारण इनकी हत्या नहीं हो पाती है और आगे चल करके हम देखते हैं कि शेख हसीना भी आपकी प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन उस बीच एक पार्टी का और उदय होता है, बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी। तो बीएनपी का उदय होता है और यह बीएनपी की पार्टी वही है जिसकी वर्तमान अभी जो चेयरपर्सन थी खालिद जिया, जिनकी अभी निधन हुआ है, और इन्हीं के पुत्र तारिक रहमान की दोबारा एंट्री हो गई है बांग्लादेश की राजनीति में। क्लियर? तो दो पार्टी यहां पर हमने देखी, आवामी लीग, एक पृष्ठभूमि समझ रहे हैं, आवामी लीग और बीएनपी। आवामी लीग है, ये प्रो इंडिया के तहत शासन करती है और जो आपकी बीएनपी है, यह आपकी थोड़ा सा कट्टरपंथी विचारधारा के साथ में बांग्लादेश में शासन कर रही होती है। लेकिन दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टियां होती हैं। बस मामला अब आगे फंस जाता है जब सौहार्दपूर्ण भारत के साथ एक गोल्डन रिलेशंस बने हुए थे, बांग्लादेश के अच्छे खासे संबंध स्थापित हो चुके थे, तभी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट होता है और बांग्लादेश में एक नई पार्टी चर्चा में आई और वह पार्टी बेसिकली जो वहां के छात्र संघ थे, छात्र यूनियन था, उनको मोर्चा कर रही थी। ठीक है, अब वह पार्टी थी नेशनल सिटीजन पार्टी। तो वर्तमान स्थिति यह है कि उसी पार्टी के छात्रों के द्वारा, बेसिकली जिन्होंने छात्रों ने मिलकर उस पार्टी का निर्माण किया, इनके द्वारा ही आवामी लीग का विरोध किया गया और आवामी लीग ही वह जॉब कोटा को लेकर के प्रोटेस्ट किए जाते हैं, जिसके पश्चात शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है। और फिर जो राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, मोहम्मद यूनुस के अधीन जो एक अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम सरकार को अब चुनाव कराने थे फरवरी में, और चुनाव से पहले जो घटनाएं, लगातार उस्मान हादी की हत्या हो गई। ठीक है, इसके पश्चात इंडिया जो सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद कोई हिंदू की हत्या हो जाती है, किसी हिंदू वर्कर की, मॉब लिंचिंग के थ्रू। इसके चलते जो अल्पसंख्यक हैं, ये सुरक्षित नहीं है वहां पर। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, फिर चाइना का जो हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पाकिस्तान प्रो गवर्नमेंट चल रही है। तो ये सारे जो भी घटनाक्रम हालिया देखने को मिल रहे हैं, इससे भारत और बांग्लादेश की पृष्ठभूमि को समझते हुए जो वर्तमान भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, इनको कैसे साधा जाए, इसको जानने की बहुत आवश्यकता है। और इस पर अपने पास 2 पेजेस में नोट्स रहेंगे, पर्याप्त लिख सकेंगे। जैसे हमें जानना है इस टॉपिक को, जब भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझना होगा, तो पहले पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमें कहानी पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ और निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक की पूरी स्थिति बता देनी है। फिर इसके विभिन्न आयाम हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में विभिन्न पक्ष देखने को मिलते हैं, हालिया घटनाक्रम पर जानकारी होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पर भैया, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जब जाओगे तो वे फॉरवर्ड आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही तैनात अधिकारी वहां पर रहता है, जिसे भारत और बांग्लादेश के संबंध आगे कैसे सौहार्दपूर्ण रखे जाएं, ताकि ये जो चुनौतियां सीमा पर पैदा हो रही हैं या इस देश के साथ में जो चुनौतियां निकल कर आ रही हैं, इनको कैसे साधा जाए। तो प्रमुख काम यहां पर करना होगा
वे फॉरवर्ड के लेवल पर, ठीक है, ये जरूर देना होगा। कोई अगर चुनौती मौजूद है तो आपको वे फॉरवर्ड जरूर तैयार करके रखना है, ठीक है, और ये कहीं पर रटा रटाया नहीं होता है, इसको समझना होता है, पृष्ठभूमि समझनी होगी, वर्तमान जो परिदृश्य है उसको समझना होगा, उसके आधार पर वे फॉरवर्ड तैयार किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की, तो हमने अच्छे से देख लिया कि बांग्लादेश जब 1971 में आजाद होता है तो भारत ही पहला देश बनता है जिसने इसे एक पहले राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन भी था। ठीक। अब आते हैं घटनाक्रम देखते हैं, तो उसमें चाहे शेख हसीना का जो पतन हुआ, अवामी लीग की सरकार गिरती है, तो अब अवामी लीग समझा दिया ना पूरा कि कैसे इस सरकार का उदय होता है और फिर कैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है, लेकिन शेख हसीना बच जाती हैं और इसके कारण आगे वो प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बीएनपी पार्टी जब आती है चर्चा में, तो बीएनपी पार्टी में भी हमने देखा कि यहां पर कैसे तारिक रहमान की एंट्री हो चुकी है, और बीएनपी पार्टी के उदय के साथ एक तो इसका उदय हो रहा है, दूसरा जब छात्रों का प्रोटेस्ट बढ़ा तो वहां पर एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसे बोला जाता है नेशनल सिटीजन पार्टी। तो जो एनसीपी वही है, जो छात्र कार्यकर्ता थे उन्हीं का विरोध प्रदर्शन था, इन्हीं छात्रों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई। लेकिन अभी अपडेटेड एकदम न्यूज ये है कि यह एनसीपी किसके साथ में भैया समझौता कर ली है, जमात-ए इस्लामी। तो इससे जमात-ए इस्लामी की भी बंगाल की या बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, और यह जमात-ए इस्लामी वही पार्टी है जो कट्टरपंथी इस्लाम धर्म का समर्थन करती है। अर्थात जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 का हो रहा था तो इस पार्टी ने पाकिस्तान को समर्थन अपना दिया हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अभी के समय अगर फरवरी में होने वाले चुनाव में यह सत्ता बहुमत में आती है तो उसके बाद फिर भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने कठिन होने वाले हैं। क्लियर। तो यह हो गई जमात-ए-इस्लामी पार्टी की कहानी, और इसके साथ हमने एनसीपी की कहानी समझ ली। तो वर्तमान समय में मुद्दे ये हैं, तनाव के कारण कैसे-कैसे बने भैया, ये तो पता होना चाहिए ना कि वर्तमान तनाव के कारण कैसे उभर कर आ रहे हैं। पहले जो तनाव के कारण है वो तो अलग है, जैसे जल विवाद का है, कोई जल समझौता हुआ उसको लेकर विवाद है, सीमा को लेकर के विवाद है दोनों के बीच में, तो ये पहले से मौजूद थे, इन पर लगातार कार्य किया जा रहा था। लेकिन अभी हमें जानना है कि तनाव के कौन-कौन से मुद्दे अभी निकल कर आ रहे हैं। जैसे शेख हसीना को जब शरण दी गई तो वो एक मानवीय कारण से दी गई, लेकिन वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काए गए, ठीक, वहां पर राजनीतिक पार्टियों ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश की। उसके बाद जब बांग्लादेश में हत्या होती है तो वहां भी भारत को दोषी इसके लिए ठहराया जाता है, और बोला जाता है जैसे यहां बांग्लादेश को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है इसको भी हम प्रभावित करेंगे। इस पर लगातार सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी बोला जाता है, इस पर प्रश्न लगाया जाता है। लगातार बांग्लादेश के द्वारा ऐसी टिप्पणी की जा रही है जिसके चलते संबंध खराब करने की कोशिश हो रही है, और यहाँ चीन का हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि लाल मोनिरहाट जो एयरपोर्ट है या लाल मोनिरहाट एयरफील्ड पर चीन के द्वारा यहाँ पर मदद की जा रही है और बांग्लादेश ने यहाँ डेवलप करना शुरू कर दिया है, और यह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक स्थित है, तो यह स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह एक बहुत बड़ा तनाव का मुद्दा भी बना हुआ है भारत के लिए। फिर और कारण क्या है, एक तो चाइना एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान वाला भी एंगल देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रो पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रही है। अभी यहाँ पर बात चल रही थी, आपने न्यूज भी सुनी होगी कि डिफेंस पैक्ट की भी बात हो रही है पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो इसलिए ये सारी चुनौतियां भारत के सामने आ सकती हैं भविष्य में। फिर है भारत विरोधी जो प्रदर्शन है, देखा हमने कि उस्मान हादी की जो हत्या हुई, इसका आरोप किसके ऊपर कर दिया गया, भारत के ऊपर, और उसके पश्चात फिर हिंदुओं की हत्या हो रही है, यानी कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है, वो भी एक इसका ही कारण है, जो एक अफवाह फैलाई जा रही है बांग्लादेश की राजनीति में। क्लियर। अब देखो ये सारी हो गई घटनाक्रम, ये सारे हमने तनाव के कारण देखे। अब इन घटनाक्रम का भारत पर असर क्या पड़ने वाला है, सबसे जरूरी है स्ट्रेटेजिकली हमें देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे भारत विरोधी भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एक मुद्दा तो ये है एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, दूसरा शेख हसीना का जो मुद्दा है, इसके कारण भी भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो रहे हैं अब, ठीक। फिर है जल विवाद का मुद्दा। देखो भैया जल विवाद का मुद्दा, एक तो तिस्ता नदी समझौता लगातार चल ही रहा था, और जो गंगा नदी को लेकर के समझौता हुआ था वो 2026 में पूरा हो रहा है भैया, ये समाप्त हो रहा है, तो इसको लेकर भी चर्चा तेज है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है जल विवाद, और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 में, इसकी लगातार भी बात भी चल रही है, तो यहाँ पर भी नजर बनाकर रखनी है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को देखना है तो इन सभी मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगला मुद्दा है अल्पसंख्यकों का मुद्दा। देखो देखो बांग्लादेश में हमें पता है कि 1.6 लगभग इतना हिंदू वहां पर मौजूद है, तो इनके जो सुरक्षा है, इनकी सुरक्षा का दायित्व भी बांग्लादेश सरकार को देखना पड़ेगा, तो ये भी भारत की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है। दूसरी बात है कि इस संदर्भ में स्ट्रेटेजिकली हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी देखने हैं, जिनको लेकर के, अलगाव को लेकर के लगातार बांग्लादेश की तरफ से टिप्पणी आ रही है, तो भारत को ये अल्पसंख्यकों के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारी जो अखंडता है उसको भी बरकरार रखने की आवश्यकता है यहाँ पर, यह भी एक बड़ी चुनौती है हमारे समक्ष। फिर आंतरिक सुरक्षा में देखो अवैध जो प्रवसन है, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उग्रवाद है, ये सारी चीजें तो बढ़ ही रही है आपकी, तो ये तो हमेशा से भारत और बांग्लादेश के बीच में
मुद्दे रहे ही हैं, लेकिन इन मुद्दों के साथ में जो ऐड हो गई हैं चीजें वो देखने वाली है, क्योंकि वो जो गोल्डन पीरियड था, शेख हसीना के दौर का जो गोल्डन पीरियड था 2014-24 तक का, जैसे ही 2024 में सरकार गिरती है शेख हसीना की, उसके बाद ये सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। साथ ही ऐसा नहीं है कि भारत के लिए आवश्यकता है, बांग्लादेश को भी भारत की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम भारत के थ्रू बांग्लादेश को क्या दे रहे थे, सबसे बड़ी तो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे थे, ठीक है, हाई स्पीड डीजल दे रहे थे उसको, ठीक, उसके साथ हम व्यापारिक समझौता किए हुए थे, क्लियर, बंदरगाहों का निर्माण, रेल मार्ग का विकास हो, इन इन सब पे ये सारे जो विकासात्मक कार्य हैं ये भारत के द्वारा किए जा रहे थे। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात हो, अर्थात सॉफ्ट लोन जहां पर दिया जाता है क्रेडिट, या भारत की मुद्रा में ही व्यापार करने का अधिकार जो दिया जाता है, तो ये सारे प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लिए भारत की जरूरत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की अभी रणनीति, बांग्लादेश की स्ट्रेटजी एकदम चेंज हो रही है, जो बांग्लादेश को पीछे लेकर जा सकती है। इसलिए जो आगे के चुनाव है वो बहुत जरूरी है और उस पर भारत नजर बनाए हुए होगा, इसलिए शांति से भी देख रहा है कि फरवरी में चुनाव होने दो, उसके बाद आगे के जो रिलेशंस हैं उनको अच्छे से साधा जाएगा, है ना। और देखो अभी यहाँ पर एक चीज और समझनी है, इसको देखने के साथ साथ वे फॉरवर्ड बहुत मजबूत रखना है अपना। वे फॉरवर्ड में बतलाना पड़ेगा कि अब भारत को जरूरत है बहुपक्षीय जुड़ाव की, ठीक है। बहुपक्षीय जुड़ाव है कि अब देखो पहले हमारा क्या था, पहले अवामी लीग के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतरीन थे, लेकिन अभी कई पार्टियां हमने देखा कि चर्चा में आ चुकी हैं, उदय हो चुका है। तो भारत को बहुत जरूरी है सभी पक्षों के साथ में अपने जुड़ाव को मजबूत किया जाए, तभी हम बांग्लादेश के साथ में अपने राजनीतिक हित या अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं, ठीक। तो पहला ये जरूरी है, वे फॉरवर्ड में आप ये सुझाव दे सकते हैं। दूसरा सुझाव, P2P कनेक्शन हमेशा देना है कि अगर देखो सांस्कृतिक रूप से जुड़ना है, किसी भी राष्ट्र के धर्म, भाषा, जाति के आधार पर अगर वहां से जुड़ाव महसूस करना है, जैसे पश्चिम बंगाल में जो बंगला भाषी और बांग्लादेश के बंगला भाषी, तो ये एक भाषाई जुड़ाव है और इस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर दो देशों को नजदीक लाना है तो उनके पीपल टू पीपल को कनेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर आर्थिक निर्भरता पर आते हैं। देखो भैया आजकल किन्हीं भी दो देशों के बीच में संबंध अगर मजबूत करने हैं तो उसमें आर्थिक निर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लो अभी भारत और चीन के साथ ही मुद्दा आता है, लेकिन भारत और चीन के बीच में जो आर्थिक संबंध है इतने मजबूत हैं कि कभी भी कोई भी घटनाक्रम देखो राजनीतिक परिदृश्य में बदलता है, उससे आर्थिक संबंधों पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता या राजनीतिक संबंध भी खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि भैया दोनों आर्थिक रूप से इतना मजबूती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतने मजबूती से दोनों आर्थिक संबंध बनाकर रख रहे हैं कि राजनीतिक कोई बदलाव आ जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई सरकार आती है चाइना का विरोध करते हुए भले ही आती है, लेकिन आगे देखेंगे हम लोग, आगे जब भी देखो चाइना के साथ जो संबंध पहले बने हुए थे जैसे, वैसे संबंध आगे भी बनते चले आ रहे हैं, ठीक। कारण क्या है? क्योंकि आर्थिक संबंध इतने मजबूत हो चुके हैं कि राजनीतिक जो भी बदलाव हो जाए, कोई पार्टी वहां पर आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए इंडिया में या चाइना में, उसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो आर्थिक निर्भरता इतनी मजबूत हमें बांग्लादेश के संदर्भ में करने की जरूरत है। अब आते हैं संवेदनशीलता पर। देखो सीमाओं पर जो भी मृत्यु हो रही है उसको शून्य तक लाना चाहिए और जो जल साझाकरण के जैसे गंगा नदी वाला देखा हमने, तीस्ता वाला देखा, इन्हें निपटाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। ये मुद्दे हैं, इनको प्राथमिकता देनी चाहिए और इन पर जो भी विवाद बना हुआ है इसको शीघ्र से शीघ्र खत्म करना चाहिए। बहुत सारे जैसे डेवलपमेंटल कार्य हैं उनमें तेजी तभी आएगी जब दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर होंगे। जैसे BBIN एक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, तो इन देशों के बीच में सहयोगात्मक संबंध तभी स्थापित हो पाएगा जब चारों देशों के बीच में संबंध अच्छे होंगे। अब नेपाल के साथ तो है, भूटान के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट भी अधूरा रह जाएगा। क्लियर? दूसरी बात है जैसे मान लो भैया बांग्लादेश के साथ में और भी तो डेवलपमेंटल कार्य हो रहे हैं, जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक बनी हुई है, अब ये रेल लिंक बनी रह जाएगी, रेल चली नहीं पाएगी अगर संबंध सुधारे नहीं जाएंगे। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में लाया जा रहा है वो तभी पूरा हो सकता है जो वर्तमान बढ़ते तनाव को कम किया जाए, और तनाव कम करने के लिए आपको वे फॉरवर्ड में ये सारे पॉइंट्स तैयार करने होंगे। कोशिश रही है 10 मिनट के अंतर्गत आपको पूरा टॉपिक बैकग्राउंड से लेकर वर्तमान समय तक कैसे इसको इंटरनेशनल रिलेशन में अपने लिखा जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, वहां प्रयास है। इसमें आपको वैल्यू एडिशन करते चलना है, जैसे ही परिदृश्य बदलता रहता है 2 से 3 पेज का ये नोट्स अपना तैयार है, इसमें जितना आप ऐड कर सकते हो वो ऐड करना क्या है, अपडेट करते चलना है, ठीक है। ये नोट्स रखना है और इसमें लगातार अपडेट करते चलना है और इंडिया बांग्लादेश पर जब भी प्रश्न आता है, और प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इस बार प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, धन्यवाद।